हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विशल एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम फिर बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। हमारा प्राचीन इतिहास कैसा रहा, उसके इतिहास के क्या स्रोत हैं, कहाँ से जो ये इतिहास बनने का स्रोत कहाँ से मिलते हैं जो इतिहास है, तो उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से स्रोत हैं और क्या क्या चीज़ें हैं अपने प्राचीन इतिहास में। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर मिलेगा। ये हस्तलिखित पीडीएफ है, इसको टैब पर लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को हम शुरू करें। देखो क्या कह रहा है, प्राचीन हमारा क्या है, प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास में हम बात कर रहे हैं किसके, इतिहास का जो इतिहास के निर्माण के जो स्रोत हैं, इतिहास जो प्राचीन इतिहास है उसके निर्माण के क्या क्या स्रोत हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो इतिहास में जो इतिहास के निर्माण के स्रोत कौन सी चीज़ें हैं, एक साहित्यिक स्रोत होता है, एक पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। तो चलिए इन दोनों को देखो। साहित्यिक स्रोत में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपने फेवर की लिखनी है तो उसमें बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है, लेकिन पुरातात्विक स्रोत जो होती हैं इसमें कोई फेरबदल नहीं होता, जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं का होता है। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट देखते हैं और आगे देखो। यहाँ साहित्यिक स्रोत की बात करें हम, साहित्यिक स्रोत में और बात करें तो इसे धर्मनिरपेक्ष और विदेशी विवरण इसमें शामिल है। किसमें, साहित्यिक स्रोत में। साहित्यिक स्रोत में देखो एक ब्राह्मण साहित्य आता है, इसके अंतर्गत आते हैं वेद पुराण और रामायण। ब्राह्मण साहित्य में क्या आते हैं, वेद पुराण और रामायण आते हैं। और आगे हम देखें और इसके आगे देखें तो इसके बात करते हैं। देखो और आगे क्या है बौद्ध, जो बौद्ध साहित्य से क्या हमें मिलता है, बौद्ध से मिलता है हमें क्या, त्रिपिटक और दीपवंश महावंश। इनसे हमें इतिहास की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ जैन धर्म में अगर हम बात करें तो महावीर चरित्र से भी हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं और कल्पसूत्र से भी हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं। ये तो हो गया अपना साहित्यिक स्रोत में हम देख रहे हैं, और साहित्यिक स्रोत में हम धार्मिक साहित्य को देख लिए। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें, इसमें कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र आता है, उससे जो प्राचीन की चीज़ें हैं उनका स्रोत मिलता है, अपने इतिहास का स्रोत मिलता है कि वहाँ से कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलता है। विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस से हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं। कल्हड़ की राज तरंगणी से भी इतिहास के स्रोत मिलते हैं। विदेशी विवरण की बात करें तो मेगस्थनीज, फायान, हेनसंग और अल्ब्रूनी से भी हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं। ठीक, और इसके बाद और आगे हम देखने की कोशिश करते हैं और आगे क्या चीज़ें हैं उनको देखें। देखो और आगे है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हमने बताया कि इतिहास जो है हमारा, इतिहास में दो तरीके, मतलब कि हम इतिहास के जो स्रोत हैं दो हैं, एक साहित्यिक एक पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो वो जो खोजे जाते हैं, जो हमें खुदाई में मिलते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम बदल नहीं सकते। जो प्रमाणिक चीज़ें हैं, क्योंकि उसे हम खुद से देख रहे हैं, खुद से पा रहे हैं, उसको प्रमाणिक जांच कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बदलती नहीं हैं पुरातात्विक स्रोत में। तो अभिलेख जो हैं उससे अपना हमारी इतिहास, जो प्राचीन इतिहास है उसका पता चलता है। सिक्कों से पता चलता है, मूर्तियाँ जो मिली उससे भी पता चलता है, मृदभांड जो थे उनसे भी पता चलता है। तो ये मतलब पुरातात्विक स्रोत देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, प्रमाणिक होते हैं, फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती। किसमें, पुरातात्विक स्रोत में। जो भी प्राचीन स्रोत हैं, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो भी स्रोत यहाँ पे मिले हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, उसमें फेरबदल नहीं करने की गुंजाइश होती है। तो चलिए आगे और चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करें। तो इसका आपको पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। तो चलिए इस सेशन को और देखते हैं आगे। साहित्यिक स्रोत की सीमाएं क्या हैं, साहित्यिक स्रोत की सीमाएं क्या हैं उसकी बात करें। तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की संभावना होती है। देखो अभी हम ऊपर ही कह रहे थे, साहित्यिक स्रोत में यही होता है कि जो कोई व्यक्ति लिख रहा है, जो दे रहा है साहित्य, उसमें कोई भी चीज़ है उसको बढ़ा चढ़ाकर कह सकता है। और धार्मिक दृष्टि है तो उसके, जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि धार्मिक दृष्टि से लिए गए ग्रंथ अपने धर्म के उपचार पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हिंदू को कहते बहुत ज़्यादा हिंदू को मानेगा, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहेगा। अगर कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम धर्म को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के करता है, मतलब लेकिन एक दूसरे के धर्म भी बहुत ही अच्छे हैं और एक दूसरे के धर्म को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी अपनी चीज़ें हों उसको क्या करेगा, बढ़ा चढ़ा के बताएगा। इसलिए साहित्यिक स्रोत की सीमाएँ जो हैं उसको इसमें रखा गया है इन सारी चीज़ों को। मतलब इससे ज़्यादा आप विश्वास किया जाता है कि सब पुरातात्विक स्रोत पे। वही ऊपर बताया गया है जो साहित्यिक स्रोत हैं उसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन पुरातात्विक जो स्रोत हैं इसमें फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती है। तो चलिए आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है कि जो कुछ तथ्य छूट सकते हैं, किसमें, साहित्यिक स्रोत में कुछ जो फैक्ट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें छोड़ी जा सकती हैं। और
ठीक। तो यहाँ पे और ये बात करें तो बाणभट्ट और इंसान किसके दरबार में यहाँ आए थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज का मौर्य काल में आया था यहाँ पे। और उसके बाद भी आगे हम देखते हैं, आगे हम क्या देखें, निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत से इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक जो इतिहास हैं उनसे अगर हम उसको उन स्रोतों से हमें एक नए इतिहास का मतलब हमारे पीछे के जो भी इतिहास हुए हैं उनसे जो इतिहास है कैसा रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किंतु पुरातात्विक जो स्रोत की महत्ता ज़्यादा दी जाती है। क्योंकि पुरातात्विक स्रोत की महत्ता क्यों ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ये प्रमाणिक होते हैं, ये बदलते नहीं हैं, बदलने की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक, इसलिए जो प्राचीन इतिहास है उसको जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसके बाद हम प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। अभी तो वो स्रोत से, प्राचीन इतिहास के क्या स्रोत से, उनको हम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो प्राचीन इतिहास को कैसे रखा गया, एक प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया, एक आद्य इतिहास काल में बांटा गया, ऐतिहासिक काल में बांटा गया। तो इन सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जो ये तीनों तरीके से बांटा गया है जो प्राचीन इतिहास है, तो उसको समझते हैं। देखो, इतिहास जो प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल में जो लेखन प्रणाली थी, लेखन प्रणाली नहीं थी। इसमें लेखन प्रणाली किसमें नहीं थी, वो प्रागैतिहासिक काल में लेखन प्रणाली नहीं थी और सीमित जानकारी प्रागैतिहासिक काल से हमें प्राप्त होती है। वहीं आद्य इतिहास काल की बात करें तो इसमें लेखन प्रणाली थी लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे हड़प्पा काल की जो भी प्रणाली जो लिखी हुई चीज़ें थी उसको पाया तो गया लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। और जो ऐतिहासिक काल की बात करें तो 600 BC 600 ईसा पूर्व से है, तो इसमें जो लिखी गई चीज़ें हैं वो पढ़ी भी गई और इसमें महाजनपद काल भी वगैरह आते हैं, बुद्ध काल का समय भी आता है। ठीक, तो ये था अपना जो प्राचीन इतिहास में को जो ये तीन कालखंडों में बांटा गया उसकी बात करें। अगर ये और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है, ज्ञानी सर्वप्रथम ज्ञानी मानव कौन था, होमो सेपियंस, जो 30 से 40 हज़ार ईसा पूर्व पे था। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने बताया ज्ञानी मानव कौन था, होमो सेपियंस था, जो 30 से या 40 हज़ार ईसा पूर्व हुआ। और उसके बाद प्रागैतिहासिक काल की हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को भी तीन खंडों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल में एक आता है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो इसमें मानव कैसा था, पुरापाषाण काल की बात करें और मध्यपाषाण काल की बात करें, इन तीनों कालों की हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, पुरापाषाण काल में क्या मानव शिकारी था, मानव पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। पाषाण उपकरण मतलब पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, पत्थर से ही वो अपने हथियार को बनाता था। ठीक, पुरापाषाण काल में, और बड़े पत्थरों को तोड़कर इसमें इन्होंने अपने हथियार को बनाया और शिकार करना इनके मनोरंजन के जो साधन थे वो शिकार करना इनके मनोरंजन के साधन रहे हैं। आग का आविष्कार भी किस में हुआ था, पुरापाषाण काल में ही हुआ था। ठीक, और उसके बाद हम देखें तो मध्यपाषाण काल की बात करें तो मानव पशुओं और पक्षियों को शिकार करने लगा एवं मछली पकड़ने लगा क्या, और छोटे पाषाण उपकरण बनाने लगे। देखो, मानव क्या करता था, जो पशुओं और पक्षियों का शिकार भी करता था और छोटे जो बड़े पत्थरों से अब तक औजार बनाता था, छोटे पत्थरों के भी औजार उसने बनाने लगा। पशुपालन भी करने लगा किसमें, मध्यपाषाण काल में। और उसके बाद और बात करें तो जो प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास भी, मतलब फेंक कर चलाने जाने वाला हथियार भी बनाने लगा। ठीक, उसके बाद और बात करें तो जो नवपाषाण काल की बात करें, नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ और प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से और बलूचिस्तान से मिलता है। किसका, कृषि के विकास का। जो नवपाषाण काल में जो कृषि विकसित हुई थी वो कहाँ से मिलता है, अपना मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से इनके साक्ष्य मिलते हैं। और अस्थाई ग्राम बनने लगे थे किसमें, नवपाषाण काल में। मतलब अस्थाई ग्राम की मतलब अस्थाई, मतलब कि जो भी लोग होते थे वो अस्थाई निवास करने लगे थे। जो इधर उधर से भाग करके जो शिकार करके अपना पेट भरते थे उसको छोड़ करके अब ये अस्थाई निवास करने लगे। और ये कृषि को विकसित जब यहाँ हुई तो कृषि करते थे और वहीं पे रहते थे। मृत भांडों का निर्माण हुआ और पहली बार इन्होंने धातु का प्रयोग किया। वो कौन सी धातु थी, नवपाषाण काल में पहली बार जो धातु प्रयोग किया गया वो थी कौन सी, तांबा धातु थी। कौन सी धातु थी, तांबा धातु थी। पहिए का भी आविष्कार किसमें हुआ, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। तो चलो और आगे देखते हैं। नवपाषाण काल की जो जिसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं उनको देखते हैं। नवपाषाण काल एक जो ताम्रपाषाण काल जिसे कहा गया या धातु युग जिसे कहा गया, नवपाषाण काल को
क्योंकि नौपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई और फिर ये कभी आविष्कार हुआ। तो देखो इसको देखते हैं, क्या इसे क्या कहते हैं, धातु युग कहते हैं, और तांब अर्थात ताम्रपाषाण काल भी इसे कहते हैं, किसको, नवपाषाण काल को। और आगे प्रयोग देखते हैं तो तांबे का, देखो तांबे का बहुतायत में इन्होंने प्रयोग किया। तांबे द्वारा बना प्रथम औजार कौन सा था, इनका कुल्हाड़ी था। क्या इनका कुल्हाड़ी प्रथम औजार था जो तांबे द्वारा बनाया गया था, ठीक। और उसकी बात और देखने की कोशिश करें तो इनका और क्या चीज़ें थी। देखो इन्होंने कुल्हाड़ी का, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किसके लिए किया, कुल्हाड़ी के लिए किया। कृषि में अपनाई गई प्राचीनतम फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ जो प्राचीनतम फसल थी जो इन्होंने उसको अपनाया, वो कौन सी फसल थी, गेहूं और जौ थी। तो इसके बाद और बात करें तो देखो प्राचीन भारत का जो प्राचीनतम नगर था वो कौन था, मोहनजोदड़ो था। और सिंध भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला किसे, प्राचीनतम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, किसमें, सिंध भाषा में, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी का, इनाम गांव, इनाम जहाँ ताम्रपाषाण युग मतलब तांबे का जो बहुतायत में उपयोग किया गया वो कहाँ मिलता है, वो इनाम गांव से मिलता है। बहुत बड़ी बस्ती यहाँ पे थी, ठीक। भारत में शिवालिक होना चाहिए, शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारत में जो पहला जीवाश्म मिला वो कहाँ से मिलता है, वो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। उसके बाद और हम आगे चलते हैं तो और आगे क्या दिया गया है उसकी बात करें। देखो जो प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका की गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध था, भीमबेटका की जो गुफा थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध थी। और जो भारत के जो मनुष्य संबंधी जो सबसे पहले प्रमाण मिलता है, सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलता है, नर्मदा नदी की घाटी में सबसे पहले मनुष्य का संबंधी प्रमाण मिलते हैं भारत में, ठीक, नर्मदा घाटी में। और उसके बाद और आगे हम देखने की कोशिश करें तो और आगे हमारे पास क्या है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की हम बात करें, इसकी खोज 1921 में होती है, किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज होती है। और प्रथम निवासी कौन थे सिंधु सभ्यता में, वो द्रविड़ थे। और पश्चिम जो पुरास्थल है वहाँ पे ये निवास करते थे। और जो कहाँ पे है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। और नदी कौन थी, दास्क नदी थी। और उसके बाद सिंधु सभ्यता की और हम देखते हैं तो सिंधु सभ्यता जो पूरा स्थल, जो पूर्व के स्थल था वहाँ पे कहाँ पे मिलता है, पूर्वी पूरा स्थल कहाँ पे मिलते हैं, वो है आलमगीरपुर में, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश में। और जो नदी है वो हिंडन नदी पे मिलते हैं। और उत्तरी पूरा स्थल की बात करें तो वो मादा है। मादा ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। नदी कौन सी है, चिनाब नदी है। दक्षिणी पूरा स्थल की बात करें तो ये दाइमाबाद कहाँ है, अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, जो गोदावरी नदी के पास में है, ठीक। और इसके बाद और हम आगे चले देखते हैं और आगे क्या है उन चीज़ों को देखें। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। और बड़े नगर कौन से, सबसे बड़े नगर कौन थे, मोहनजोदड़ो, मतलब 6 बड़े नगर थे यहाँ पे। 6 सिंधु सभ्यता में 6 बड़े नगर की बात करें तो कौन कौन से नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वारी वाला होना चाहिए यहाँ, गढ़वारी वाला और धौलावीरा और राखी गढ़ी और क्या था, कालीबंगा। ये 6 बड़े नगर सिंधु सभ्यता में थे। और भारत में अगर बात करें तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो के समय का। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। भारत में राखी गढ़ी जो है वो सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो, मतलब सिंधु सभ्यता के जो नगर बनाए गए थे, जो बड़े नगर में थे, वो राखी गढ़ी सबसे बड़ा भारत में था। और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा जो सभ्यता का विकास में भाग देता, सभ्यता के विकास जो हुआ मोहनजोदड़ो से, वो सबसे बड़ा स्थल था जो इस सभ्यता का था, सिंधु सभ्यता का। ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर था, ठीक। उसके बाद और हम बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता और प्राप्ति के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए। और वहीं सिंधु सभ्यता के अगर बंदरगाहों की बात थे, लोथल और सुतकोतदा बंदरगाह था। और मोहनजोदड़ो का जो मिलते हैं स्नानागार मिलता है। मोहनजोदड़ो से और क्या चीज़ें मिलती हैं, वो स्नानागार मिलते हैं। सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। स्नान कुंड जो कितना 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, ये क्या मिलता है, स्नान कुंड मिलता है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिलता है। तो गाइज यहाँ तक हमने देख लिया, इसके बाद भी हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो इसके बाद क्या है, एक सील
एक सील पर 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपति की, ये मतलब इसका मतलब ये लोग पशुपति की क्या करते थे, मूर्ति जब मिलती है पशुपति की तो इसका मतलब ये पशुपति की पूजा करते थे। और इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंसा विराजमान हैं। किसमें, जो पशुपति की मूर्ति मिलती है उनके चारों तरफ क्या मिलते हैं, जो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान मिलते हैं। उसके बाद और हम बातें करें तो यहाँ जो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो ये मोहनजोदड़ो सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर था, वहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल था मोहनजोदड़ो के, मतलब कि सिंधु सभ्यता में नगर की अगर बात करें, जो 6 बड़े नगर थे उसमें भारत में सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था और मोहनजोदड़ो सबसे क्या था, सबसे बड़ा स्थल था सिंधु सभ्यता के नगर का। ठीक, और उसके बाद हम आगे और बात करें, मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, मन के बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ों से प्राप्त होते हैं। लिपि की अगर हम बात करें, जो लेखन प्रणाली थी वो पहले दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखते थे। अगर एक पंक्ति से ज़्यादा है, मतलब पंक्ति से ज़्यादा लिखना है तो पहले दाईं से बाईं आते थे, फिर बाईं से क्या करते थे, दाईं की ओर जाते थे लिखते हुए। ठीक, और उसके बाद और हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन हो रहा है और यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमने बहुत ही मेहनत करके इसको बनाने लिखने का काम किया है। नगरों तथा घरों में ग्रीड पद्धति अपनाई गई, मतलब घरों और नगरों में के लिए बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई, जो सिंधु सभ्यता में वो बनाई गई, जो अपनाई गई वो कौन थी, ग्रिड पद्धति अपनाई है। दरवाजे और खिड़की किस तरफ खुलते थे, पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। अच्छा, इनका रीज़न क्या था कि दरवाजे और खिड़की पिछवाड़े की ओर खोलने का? इनका रीज़न ये था कि जो सड़क होती थी, सड़क में बहुत धूल वगैरह हो जाती है, तो वो धूल वगैरह घर में प्रवेश ना करें, इसलिए ये पिछवाड़े की तरफ खोलते हैं। और वहीं नोट में अगर देखें तो लोथल नगर एक ऐसा था जिसमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक, लोथल में। और उसके बाद इनकी मुख्य फसल पहले ही हमने देख लिया गेहूँ, और जो इनकी मुख्य फसल थी, मिठास के लिए इन्होंने शहद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? मिठास के लिए इन्होंने शहद का प्रयोग किया। और मिट्टी से बने जो हल का साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला? बनमाली से मिला है। चावल के दाने रंगपुर और लोथल से मिलते हैं। घोड़े के अस्थिपंजर जो हैं ये सुरकोतदा और कालीबंगा और लोथल से मिलते हैं। हमने सुरकोतदा और लोथल ये क्या थे? उस समय के बंदरगाह भी थे। ठीक, और वहीं से घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं। जब बंदरगाह हैं तो वहाँ से घोड़े से माल को ले जाया जाता रहा होगा नाव पे रखने के लिए। ठीक, तो उनको घोड़ों का प्रयोग किया जाता रहा होगा। तब वो वहाँ से घोड़े नहीं मिलेंगे, तब कहाँ से मिलेंगे? ज़्यादातर यूज है, अगर वहीं आज देखो कि जहाँ पर मतलब कि माल की ढुलाई ज़्यादा हो रही है तो वहीं पे आपकी गाड़ी ढोने वाली माल ढोने वाली गाड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी ना कि पैसेंजर गाड़ियाँ मिलेंगी। तो वही मतलब कि घोड़े का प्रयोग माल को ले जाने और ढोने के लिए प्रयोग करते रहे होंगे ये लोग, तो इसलिए वहाँ पे सुरकोतदा से क्या मिलता है? घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं। और कालीबंगा से और लोथल से मिलते हैं। किसके? घोड़े के अस्थिपंजर मिलते हैं। ठीक, और उसके बाद हम बात करें यातायात के लिए इन्होंने प्रयोग किया दुपहिया और 4 पहिया बैलगाड़ी और या भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया। भैंसा गाड़ी हम कह सकें, भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया। और वृक्ष पूजा ये लोग करते थे, शिव पूजा भी करते थे, अग्नि पूजा भी करते थे और मातृ भी पूजा करते थे इन्होंने। क्योंकि नर्तकी की मूर्ति मिलती है तो इसे और मातृ पूजा भी ये लोग, ये नर्तकी की मूर्ति मिली तो वो तो ठीक है। और शिव की भी मूर्ति मिली, जो जिसे हम जिसे पशुपति नाम की दिया गया। और उसको ये लोग क्या करते थे? शिव के उपासक भी बताया जाता है, पशुपति नाम से उस समय जाना जाता था। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखो हमने देख लिया कि ये लोग पूजा किसकी करते थे। ये लोग पूजा करते थे किसकी? वृक्ष की पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे और अग्नि पूजा और मातृ पूजा ये लोग करते थे। ठीक, उसके बाद और हम बात कर लें तो और इसमें क्या है उनकी बात करें। देखो और है जो पशुओं में कुबड़ वाला साड़ इनको बहुत ही प्रिय था। क्यों? पशुओं में इनका कुबड़ वाला जो साड़ होता था वो बहुत प्रिय था। संधवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। और मतलब इतनी सिंधु सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, इतनी विकसित थी कि मतलब सूती और ऊनी कपड़े भी प्रयोग करते थे। ठीक, और मनोरंजन के साधन इनके मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेल खेला करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। और उसके बाद और आगे हम चलते हैं। बर्तन जो मिलते हैं जो ऊपर से काले रंग की डिजाइन की जाती थी और लाल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कहाँ? लाल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और उस ऊपर देखो काले रंग की क्या होती थी? डिजाइन की जाती थी। तलवार की बात करें तो ये तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से क्या थे? परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति इसमें विद्यमान थी सिंधु सभ्यता में। और उसके बाद और हम
हम देखें। शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा भी थी किसमें, सिंधु सभ्यता में। और सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण अगर हम बात करें तो वो प्रभावी कारण क्या था, बाढ़ का आना सिंधु सभ्यता का प्रभावी कारण था, जो विनाश होने का प्रमुख कारण था। उसके बाद ये सिंधु सभ्यता हमने देख लिया। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने देखा जो हमारा प्राचीन जो इतिहास है, इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं, और हमने देखा सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता कहाँ से हमें विकसित हुई और सिंधु सभ्यता से क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिली, उन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और यदि आपको कहीं भी डाउट होता है, और हाँ, इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। जितने भी फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, हम वहाँ पर इसका PDF दे देंगे। ठीक, ऐसे ही लिखित PDF है, आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं एक अच्छा और बेहतरीन सेशन लेकर के। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।